स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है आपदा प्रबंधन। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वैसे तो दुनिया में आपदाओं का आना और उससे मानव का प्रभावित होना तभी से बना हुआ है जब से यहाँ जीवन मौजूद है। प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का बसना उजड़ना लगा रहा है। इसके उजड़ने में आपदाओं का सबसे बड़ा रोल माना गया है। उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता को ही ले लीजिए। इसके बारे में कहा जाता है कि पर्यावरणीय आपदाओं के कारण ही सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। उसी प्रकार मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी यही कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये आपदाएं आज खत्म हो गई हैं। ये आपदाएं आधुनिक समय में भी वैसे ही बरकरार है। बस मात्रा और फ्रीक्वेंसी का अंतर है। 2001 में जब भारत के गुजरात में और 2015 में नेपाल में आए भूकंप इसी के ही उदाहरण है। बीते महीने तुर्की में आया भूकंप इसका हालिया उदाहरण है। इस तरह से बाढ़, सूखा, आगजनी, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि आपदाएं भी पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं आती ही रहती हैं। और यही कारण है कि यूपीएससी की परीक्षा में आपदा से जुड़े सवाल करीब हर साल आते हैं। और इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में आपदा और इसके प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समझेंगे कि आखिर ये आपदा क्या है, इसके क्या कारण है, इसके कौन कौन से प्रभाव देखे जाते हैं, इससे कैसे निपटा जा सकता है, यानी कि आपदा का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का नतीजा है जो अचानक सामान्य जीवन को गंभीर रूप से बाधित कर देती है। इससे जीवन और संपत्ति को इस हद तक गंभीर नुकसान पहुंचता है कि उपलब्ध सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तंत्र इसकी भरपाई करने के लिए कम पड़ जाता है। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो अचानक से उत्पन्न होती है। इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। इससे न केवल मासूम लोगों की जान जाती है बल्कि अपार संपत्ति का नुकसान होता है। उदाहरण के लिए मई 2019 में सूरत की घटना को ही ले लीजिए। इस घटना के दौरान एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने से 20 से अधिक युवाओं की मौत हो गई। मतलब ये है कि आपदाएं किसी भी रूप में समुदाय को अस्त व्यस्त कर देती हैं। लोग, संपत्ति, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपदाएं या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं हो सकती हैं। इसमें महामारी, तकनीकी आपदाएं और पर्यावरणीय आपदाएं शामिल हो सकती हैं। 2020 की पहली छमाही में यूएस में 10 मौसम और जलवायु संबंधी आपदाएं हुई हैं। इनसे प्रत्येक में $1 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा 1980 के दशक में यूएसए में 29 आपदाएं हुई। वहीं 2010 के दशक में 119 आपदाएं हुई। इस तरह से आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनसे अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इनमें भूकंप, टॉर्नेडो, हरिकेन, महामारियां, ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, बाढ़, सूखा, आतंकवादी घटनाएं, परमाणु विस्फोट हो, भूस्खलन, हिमस्खलन, ज्वालामुखी, सुनामी आदि कई सारी आपदाएं शामिल हैं। आमतौर पर आपदा दो तरह के माने जाते हैं। एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदाएं मानव की गलतियों का परिणाम होती हैं। इसमें आमतौर पर औद्योगिक संरचना की विफलताएं शामिल होती हैं, जैसे बम विस्फोट, जैविक हथियार, वनों की कटाई, प्रदूषण, परिवहन दुर्घटनाएं, जंगल की आग, खनन दुर्घटनाएं आदि कुछ मानव निर्मित आपदा के उदाहरण हैं। वहीं अगर प्राकृतिक आपदाओं की मैं बात करूं तो ये आपदाएं प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक आपदाओं को व्यापक रूप से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, सूखा, तूफान, सुनामी, महामारी आदि के रूप में बांटा गया है। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं भारत में आने वाले कुछ भीषण आपदाओं पर। अतीत में देश में उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं में 1839 के कोरिंगा चक्रवात और 1737 का कलकत्ता चक्रवात प्रमुख है। कोरिंगा चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के कोरिंगा जिले को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया था। फिर 1770 और 1943 में
बंगाल में आए अकाल ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसके चलते इन इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। इसी तरह 1876 से 1878 के भीषण अकाल ने मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और बॉम्बे को काफी प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए। आज भी इसे भारत में अब तक की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। फिर दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी वैश्विक स्तर पर सबसे खराब रासायनिक आपदाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 10,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 5.5 लाख से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। फिर 1999 के ओडिशा सुपर साइक्लोन या पारादीप चक्रवात ने भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, जगत सिंहपुर, पुरी, गंजम आदि तटीय जिलों को प्रभावित किया। इसके चलते 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। आगे भी 2001 में गुजरात में आए भूकंप ने गुजरात के भुज, अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, सूरत, सुरेंद्रनगर, राजकोट जिले, जामनगर, जोड़िया जिलों को काफी प्रभावित किया। यहाँ इससे 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और ऐसे ही 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी ने दक्षिण भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। फिर 2013 में उत्तराखंड फ्लैश फ्लड ने उत्तराखंड के गोविंद घाट, केदार डोम और रुद्रप्रयाग जिले को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप 5,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही साल 2015 में चेन्नई में लोगों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से बड़ी संख्या में जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके अलावा रेल दुर्घटनाओं के मामले, आग लगने की घटनाएं, खराब गुणवत्ता और अवैध निर्माण के कारण बार बार बाढ़ का आना, फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रैक और आवासीय भवनों का ध्वस्त होना और भगदड़ जैसी आपदाएं प्रतिदिन अखबार में सुर्खियों में बनी रहती हैं। अब सवाल है कि आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जाए। असल में आपदा प्रबंधन आपदाओं के प्रति प्रभावी ढंग से तैयारी करने और उससे निपटने की एक प्रक्रिया है। इसमें आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से संसाधनों को व्यवस्थित करना शामिल है। इसके अलावा आपदा की रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया, रिकवरी और न्यूनीकरण की जिम्मेदारियों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण भी शामिल है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन और संपत्ति की रक्षा करने और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी की जाती है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को कम नहीं करता, बल्कि ये योजना बनाकर जोखिम को कम करने में मदद करता है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़, तूफान, आग, महामारी और सूखा जैसे मुद्दों को योजनाओं में रखा जाता है, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उन्हें तुरंत जमीन पर लागू किया जा सके। अहम बात यह भी है कि आपदा से निपटने के लिए योजना बनाते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि आपदा आए तो ठीक से जवाब कैसे दिया जाए। इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद के काम शामिल होते हैं। इस तरह से इन पहलुओं को ध्यान में रखकर आपदा प्रबंधन की योजना तैयार की जाती है। ये योजनाएं अलग अलग चरणों में पूरी की जाती हैं। मोटे तौर पर इसे 5 अलग अलग चरणों में लागू किया जाता है। पहला रोकथाम यानी प्रिवेंशन, दूसरा शमन यानी कि मिटिगेशन, तीसरा तत्परता यानी कि प्रिपेयर्डनेस, जबकि चौथी प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स और आखिर में पुनर्प्राप्ति यानी कि रिकवरी। इसमें रोकथाम, शमन और तत्परता यानी कि तैयारी आपदा पूर्व के चरण होते हैं, जबकि प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति आपदा के बाद के चरण है। रोकथाम, इसके तहत उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनका मकसद भविष्य की आपदाओं को रोकने के लिए होता है, जैसे कि भूस्खलन को रोकने के लिए ढलानों पर पेड़ लगाना या बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध या तटबंध बनाना, महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार करना, भूकंपरोधी इमारतें बनाना इत्यादि। जैसे कि जापान जैसे देशों में लोग अपने घरों को इस तरह बनाते हैं कि भूकंप आने पर उनका प्रभाव नगण्य या कम से कम रहे। भूकंपरोधी इंजीनियरिंग डिजाइन को बढ़ावा दिया जाए, जो किसी भी संभावित भूकंप में एक महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। फिर इसी तरह शमन के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य किसी आपदा के प्रभाव को कम या न्यूनतम करना होता है। आपदाओं में अक्सर नुकसान से पूर्ण रूप से बचाव संभव नहीं होता है, जिस वजह से ये कार्य शमन में बदल जाता है। इसके अलावा इस चरण में लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के कदम उठाए जाते हैं।
इसमें ऐसे उपाय भी शामिल होते हैं जो आपात स्थिति की संभावना या किसी भी आपात स्थिति से होने वाले नुकसान को कम कर सके। विशिष्ट शमन उपायों के तहत भवन सुरक्षा के लिए बिल्डिंग कोड का इस्तेमाल करना अहम है। पेड़ पौधों को घरों से दूर लगाना ताकि तूफान जैसी आपदा में ये घर या इंसानों पर ना गिरे। इस तरह से इस चरण में आपदा के प्रभावों को कम करने के कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं को आने से कोई नहीं रोक सकता। ये कल भी आती थी, आज भी आती है, आगे भी आएगी। मगर समय रहते उचित कदम उठाए जाएं तो इनसे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। तीसरी स्थिति है तत्परता। आपदा प्रबंधन के इस चरण के अंतर्गत आपदा से निपटने के लिए लोगों को पहले से ही तैयार किया जाता है। उन्हें जागरूक किया जाता है कि आपदा आने पर किस तरह से खुद को, अपने पशुओं और अपनी संपत्ति की सुरक्षा की जाए। इसके अलावा आपदा के समय कहाँ जाना है या आपदा में मदद के लिए किसे बुलाना है, ये सब भी बताया जाता है। साथ ही इसमें आपदा से निपटने का अभ्यास करना, आपदा में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सूची बनाना, आपदा तैयारी की योजना विकसित करना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और शैक्षिक आदि गतिविधियां शामिल होती हैं। ये आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वह आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करे और ऐसी योजनाओं को भी लागू करे। फिर अगले चरण के रूप में प्रतिक्रिया का नंबर आता है और इस चरण में समुदाय के लिए जरूरी आपातकालीन सेवा और रसद आदि जुटाना होता है। इसमें मुख्य आपातकालीन सेवाएं जैसे कि अग्निशामक, पुलिस और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, डॉक्टर इत्यादि शामिल होते हैं। ये चरण आपदा के तुरंत बाद का होता है और आमतौर पर आपातकालीन मुद्दों की बजाय मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अंतर्गत खोज और बचाव अभियान चलाया जाता है। संपत्ति को बहाल करने, व्यवसाय को फिर से स्थापित करने के अलावा साफ सफाई के कामों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर आखिर में रिकवरी का चरण होता है। इस चरण का टारगेट पीड़ित क्षेत्र को उसकी आपदा पूर्व की स्थिति में लौटाना होता है। इस चरण में शामिल गतिविधियां प्रतिक्रिया चरण से अलग होती हैं। इसमें उन चुनौतियों और निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिन्हें तत्काल जरूरत को पूरा करने के बाद किया जाना चाहिए, जैसे कि नष्ट हुई संपत्ति का पुनर्निर्माण, पुनः रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मरम्मत इत्यादि। इसके अलावा पुनर्वास और पुनर्निर्माण जैसे अंतरिम उपायों पर भी ध्यान दिया जाता है। पुनर्वास के रूप में आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी अस्थायी जरूरतों को पूरा किया जाता है, जबकि पुनर्निर्माण के रूप में घरों, सड़कों, बिजली लाइनों और सीवेज लाइनों जैसे क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे का निर्माण और आपदा प्रभावित समुदाय के स्थायी आजीविका को फिर से बहाल करने पर ध्यान दिया जाता है। चूंकि पुनर्निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसलिए ये लंबे समय तक चलती है, कभी कभी तो इसमें सालों या दशकों तक लग जाते हैं। तो चलिए अब पिछले वर्षों में सरकार द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उन उपायों की भी जरा बात कर लेते हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसका उद्देश्य किसी भी आपदा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करना और किसी भी आपदा के होने से पहले और बाद में कुशल प्रबंधन की स्थिति सुनिश्चित करना है। इसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए का गठन किया गया है। यह आपदाओं के गंभीर प्रभावों से निपटने के लिए नीतियां और दिशा निर्देश तैयार करता है। इसके साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों द्वारा निर्देशित आपदा प्रबंधन योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ समन्वय करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ का भी गठन किया गया है। यह एक विशेष बल है जो आपदाओं के दौरान जीवित बचे लोगों की सहायता के लिए गठित किया गया है। इतना ही नहीं, आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 की भी तैयार किया गया है। इसका मकसद शिक्षा, नवाचार और ज्ञान के माध्यम से सभी स्तरों पर रोकथाम और लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसे लोगों को आपदाओं से बचाने और चरम स्थितियों से निपटने के लिए एक स्मार्ट तकनीकी वाली रणनीति बनाने के लिए लाया गया है। इसी तरह सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भी लाई गई है। इसे पहली बार 2016 में लागू किया गया। इसका मकसद देश में आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना है, साथ ही देश को आपदा मुक्त बनाना है और आपदा के बाद की स्थिति को सीमित करना है। इस तरह के प्रयासों को अगर उचित तरीके से लागू किया जाए तो आपदा के प्रभावों को कम किया जा सकता है। क्योंकि आपदाओं को आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनसे होने वाले दुष्परिणामों को जरूर कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें जापान जैसे देशों से सीखने की जरूरत है, जहां पर वे प्रतिदिन आपदाओं का सामना करते हैं।
तो चलिए अब समय आ गया है आज के मंथन पर आधारित सवाल को एक नोट कर लेते हैं। आपदाएं केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि ये मानवीय हस्तक्षेपों से भी गठित होती हैं। चर्चा कीजिए। तो फिलहाल के लिए आज के इस ऑडियो मंथन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।